अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ ऐसा कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत आगे भी काफ़ी पड़ने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में क्रिप्टो टैक्स से जुड़ी बड़ी क्रूशल और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी है, आपसे शेयर करनी है। बिकॉज पिछले कई वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपने कहा था कि क्रिप्टो टैक्स पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई जाए ताकि क्रिप्टो में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये क्लियर हो सके कि क्रिप्टो टैक्स कैसे भरना है, कैसे देना है, इसका प्रोसेस क्या है, कितने पैसों की क्रिप्टो खरीदने या फिर बेचने पर टैक्स देना होगा। सिमिलरली अगर कोई टैक्स नहीं भरता तो उसको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं कि इसका अकाउंट जो है वो तो ब्लॉक नहीं हो जाएगा। सो काफ़ी सारे सवाल थे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ यूजर्स का कहना था कि भाई हम तो टैक्स प्रोसेस को बाईपास कर लेंगे, तो मतलब तो ये भी जानेंगे कि कैसे क्रिप्टो टैक्स को आप बाईपास नहीं कर सकते, ये आपको भरना ही पड़ेगा। और कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं, जैसे जिन एक्सचेंजेस पर टीडीएस नहीं कटता उन एक्सचेंजेस के यूजर्स कैसे अपना टीडीएस डिडक्ट कर देंगे और खुद भरेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ट्रांजैक्शन आपने 2022 से पहले किए हैं, जो प्रॉफिट आपको 2020-2021 में हुआ है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर, उस पर टैक्स आपको कैसे देना है। सो क्रिप्टो टैक्स पर आपके ऑलमोस्ट हर सवाल को आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, इसीलिए वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपके पूरा प्रोसेस समझ आ सके, आपके क्लियर हो सके। एंड क्रिप्टो टैक्स के इस पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में समझाने के लिए आज मेरे साथ हैं क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट सीए सोनू जैन। वेलकम टू अनकट सोनू। सबसे पहले मैं आपसे क्रिप्टो टैक्स से जुड़ा सबसे बेसिक सवाल करूंगा जिसका जवाब हर क्रिप्टो इन्वेस्टर जानना चाहता है। वो ये कि काफ़ी क्रिप्टो यूजर्स क्रिप्टो टैक्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं एंड वो ये सोचते हैं कि इस प्रोसेस को हम किसी भी तरह से बाईपास कर लेंगे, ऐसे तरीके निकाल सकते हैं कि जिससे उनका क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट किसी को पता ही ना चले एंड उनको टैक्स ना देना पड़े। सो क्या क्रिप्टो टैक्स को बाईपास किया जा सकता है? नहीं, डेफिनेटली सर, इसको बाईपास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम बेसिक टेक्नोलॉजी की बात करें जो कि ब्लॉकचेन पे पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम बना है, तो ब्लॉकचेन ये पूरा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है। तो मतलब अगर समझे कि ब्लॉकचेन पे मेरा एक वॉलेट है, तो उस वॉलेट का एक पब्लिक एड्रेस होता है। तो अगर कोई भी जाके उस एड्रेस को सर्च करेगा तो उसको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि उस ब्लॉकचेन वॉलेट से जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस दिन वो वॉलेट बना था उस दिन से आज तक जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, सभी ओपनली अवेलेबल है। लेकिन वहां पर एक चीज ये आ जाती है कि उस वॉलेट को आप एक बंदे के आइडेंटिटी के साथ कैसे पेयर अप करेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर लाया था कॉन्सेप्ट टीडीएस का, जो कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आपको फ्रॉम 1 जुलाई 2022 एक परसेंट का टीडीएस डिडक्ट करना होगा व्हेन एवर यू आर ट्रांजैक्टिंग विद एन इंडियन रेसिडेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको 100 रुपए का बिटकॉइन बेच रहा हूँ और आप खरीद रहे हो, तो मतलब जब आप मेरे को 100 रुपए का मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो उसमें आप 1% टीडीएस डिडक्ट करके बाकी का मेरे को ट्रांसफर करोगे। और जो 1% आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसका आप एक टीडीएस का फॉर्म फाइल करोगे जिसमें आपका पैन नंबर होगा और मेरा पैन नंबर होगा। तो इससे क्या हुआ कि पहले जो ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पे हो रहे थे जिसमें आइडेंटिटी पता नहीं थी, तो अभी गवर्नमेंट ने टीडीएस के रूप में ये पूरा ट्रैकिंग मैकेनिज्म लेके आ गए, जिससे आप टीडीएस फॉर्म फाइल करोगे और गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि किस दिन आपने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया था क्रिप्टो करेंसी का। तो इस वजह से ये पूरा ट्रैकिंग मैकेनिज्म जो है, इट कैन बी लाइक जो भी आपके ट्रांजैक्शन है, इट कैन वेरी मच बी ट्रैक। फाइन। सो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का हर ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रैक होता है, ये तो क्लियर हुआ। सोनू, अब एक बात और बताएं कि क्या इंडिया का हर एक्सचेंज जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है क्या? दूसरा ये कि कुछ यूजर्स ये भी कहते हैं कि भाई हम तो क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस हमें पता नहीं है, सो हम तो टैक्स नहीं दे रहे। सो क्या ऐसा करना पॉसिबल है और ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए? नहीं, डेफिनेटली नॉट सर, क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो एक हो गया हमारे इंडियन एक्सचेंज और दूसरे हो गए इंटरनेशनल एक्सचेंज। जो भी हमारे इंडियन एक्सचेंज है आज इंडिया में, सो सारे मेजर एक्सचेंज टीडीएस का कंप्लायंस कर रहे हैं। तो आप जो भी एग्जांपल लेंगे इंडियन एक्सचेंजेस का, चाहे आप वहां पर स्पॉट ट्रेडिंग कीजिए या फिर आप P2P कीजिए, उन दोनों में आपका टीडीएस कट रहा है। तो एज एन इंडियन इन्वेस्टर अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करें तो आपको सेपरेटली जाके कोई भी टीडीएस फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस से आपके बिहाफ पे वो पूरा कंप्लायंस कर देंगे। तो आप आराम से अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट कि टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और नहीं फाइल किया तो उसकी पेनल्टीज आएगी। तो फ्रॉम इंडियन एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत ही क्लियर है कि अगर आप वहां पर ट्रेडिंग करोगे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा और वो गवर्नमेंट के पास फाइल हो जाएगा। अभी इशू ये है कि मैंने इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग किया है लेकिन मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा। यहाँ पर मेजर इशू ये है कि जो भी आपने साल में ट्रेडिंग की है उसका डेटा गवर्नमेंट के पास पहले से ही है, क्योंकि टीडीएस के फॉर्म में वो पूरा ट्रैक हो चुका है। तो अभी अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको नोटिस आ जाएगा डायरेक्टली कि हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपने इतनी ट्रेडिंग की है लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, या फिर आपने रिटर्न फाइल किया है
और उसमें आपने इनकम गलत दिखाई है। तो ये मेजर इशू है अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो। सोनू, आपके कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को टैक्स देना ही पड़ेगा जिन पर एप्लीकेबल है, बिकॉज टीडीएस के थ्रू उनकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जा रही है कि उन्होंने कितने का क्रिप्टो बेचा है, कितना प्रॉफिट हुआ है। सो अगर आप फाइल नहीं करेंगे क्रिप्टो टैक्स तो आपको नोटिस आ जाएगा। टैक्स कैसे भरेंगे, पेनल्टी क्या होगी, इस पर आगे बात करूंगा। लेकिन अभी एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आप मुझे बताएं कि टैक्स की गाइडलाइन जो वो तो पिछले साल आएंगे, बट जो उससे पहले की क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है, जो प्रॉफिट था पुराना, क्या उस पर भी इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो यूजर्स को टैक्स देना होगा, या फिर देना था, या फिर पिछले साल से ही जो है वो क्रिप्टो टैक्स देना है, पुराने पे नहीं देना है? इसको क्लियर करें थोड़ा। यस एब्सोल्युटली सर, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस थे, जो कि क्योंकि हमारा टैक्स लॉ, जो नया टैक्स लॉ आया था वो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ था। यानी कि उससे पहले अगर आपने क्रिप्टो में कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो वो आपके जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसके बेसिस पे या तो कैपिटल गेन्स हो जाएगा या फिर वो बिजनेस इनकम क्लासिफाई हो जाएगा आपके टैक्स रिटर्न में। अभी वहां पर आपको ये एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपका जो भी ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2022 से पहले है तो वहां पर आप उसको क्लासिफाई करेंगे कैपिटल गेन्स में, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो अगर मैंने कोई भी एक बिटकॉइन को परचेज किया था 3 साल से पहले और फिर मैंने बेचा है तो वो मेरा लॉन्ग टर्म बन जाता है। अगर मैंने उसी को 3 साल के अंदर बेच दिया तो वो मेरा शॉर्ट टर्म बन जाएगा, और फिर जो भी उन पर टैक्स लगेगा इट विल बी द नॉर्मल टैक्स रेट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि अगर 1 अप्रैल 2022 से पहले मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो वो मेरा कैपिटल गेन्स बन जाएगा अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, और अगर ट्रेडर हूँ तो बिजनेस इनकम के रूप में मेरे आईटीआर में डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि जो प्रॉफिट क्रिप्टो में पहले भी हुआ है उस पर भी टैक्स देना है। बट यहाँ पर एक बात आती है कि कुछ इन्वेस्टर ये सोच सकते हैं कि भाई पहले तो टीडीएस कटता नहीं था, सो गवर्नमेंट के पास तो पुराने ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई डेटा नहीं होगा, सो गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती, फिर ओल्ड ट्रांजैक्शन पर क्या टैक्स क्यों देना हमें? नहीं, डेफिनेटली नॉट सर, क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लास्ट ईयर मार्च 2022 में इनकम टैक्स ने बहुत सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को नोटिस भेजा था, और वो नोटिस था फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए। मतलब 2017-18 में आपने जो भी ट्रेडिंग किया था उसका नोटिस आपको आया था मार्च 2022 में। अभी फाइनेंशियल ईयर 17-18 में तो टीडीएस था नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग किया था तो गवर्नमेंट ने इंडियन एक्सचेंजेस से वो जो भी आपका ट्रेडिंग डेटा है आपके पैन कार्ड से लिंक करके पूरा डेटा उन्होंने मंगवा लिया, और फिर उन्होंने आपने जो भी आईटीआर फाइल किया है उसके साथ पेयर अप करके देखा कि आपने क्रिप्टो इनकम डिक्लेयर की है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोच रहे थे कि क्योंकि क्रिप्टो पे कोई टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा, तो इस वजह से उन्होंने मिस आउट कर दिया कि डिक्लेयर ही नहीं किया क्रिप्टो गेन्स को। तो एक मेजर इशू है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नोटिस आए थे और उनको फिर पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ पूरा टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, इंपॉर्टेंट चीज आपने हाईलाइट की यहाँ पर भी सोनू। आई वुड वांट कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इसका ध्यान रखें। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ये होता जा रहा है। इंडियन एक्सचेंजेस की बात हमने कर ली, अब मुझे जरा आप बताएं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के बारे में, मतलब उनके साथ क्या सीन है? क्या वो यूजर्स का टीडीएस डिडक्ट करते हैं, और अगर नहीं करते तो ऐसे में यूजर्स क्या करेंगे? क्या जो इंडियन यूजर्स हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज जो यूज करें इंडियन यूजर्स, उनको टीडीएस नहीं देना होगा क्या फिर? और अगर उनको देना होगा तो यार फिर तो वो फंस जाएंगे। इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अभी के लिए कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडियन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे उनका टीडीएस कंप्लायंस नहीं कर रहे, तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इंडियन ट्रेडर की कि वो अपने एंड पर टीडीएस डिडक्ट करे। क्योंकि जो टीडीएस का रूल्स कहता है वो कहता है कि बायर को टीडीएस डिडक्ट करना है, और फिर जो सर्कुलर आया था उसमें बताया गया था कि एक्सचेंज चाहे तो अपने बिहाफ पे वो ये ट्रेडर्स के कन्वीनियंस के लिए अपने बिहाफ पे टीडीएस कर सकता है। तो एक्सचेंजेस के पास ऑप्शन है, इसीलिए इंटरनेशनल एक्सचेंज उस ऑप्शन को अप्लाई नहीं कर रहे। इस वजह से ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे। तो कल को अगर कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज का डेटा इंडियन गवर्नमेंट के पास आता है तो बायर ये लायबल होगा कि उसने टीडीएस क्यों पे नहीं किया है, क्योंकि एक्सचेंजेस के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको करना ही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायर पे। तो अगर मैं जाके कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ इंटरनेशनल एक्सचेंज पे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं टीडीएस डिडक्ट करूँ और गवर्नमेंट को पेमेंट करूँ। तो अभी के लिए कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज डिडक्ट नहीं कर रहा है, और ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कंप्लायंस करे इसका। ओके सोनू, सो ये क्रिप्टो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कहा कि वो खुद टीडीएस डिडक्ट करेंगे, बट ऐसे में यूजर्स बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे यार। उनको ये कैसे पता होगा कि टीडीएस डिडक्ट कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे टीडीएस काटना है और फिर कहाँ उसको भरना है? यूजर्स तो पजल हो जाएंगे बिल्कुल। सो आप थोड़ा हेल्प करें लोगों की, इसमें बताएं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे करना है। तो जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे P2P ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो वहां पर ये चीज बहुत ही क्लैरिटी है कि टीडीएस तो लगेगा, क्योंकि
जब आप P2P ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप कोई एक इंडियन रेसिडेंट के साथ ट्रेड कर रहे हो जिसका डिटेल्स आपके पास है, उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स है, उसका बैंक अकाउंट नेम है, तो सारे डिटेल्स है। तो इसमें आपको जो भी सेलर है उसका पैन नंबर लेना पड़ेगा पहले तो, और फिर आप जो भी आप क्रिप्टो परचेस कर रहे हो, तो समझे मैंने एक बिटकॉइन परचेस किया, उसका मैं उनको 20 लाख रुपए पेमेंट कर रहा हूँ थ्रू बैंकिंग चैनल्स, तो इसका मेरे को 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा जो कि होगा 20,000 रुपए। तो ये मैं डिडक्ट करूंगा और फिर 19,80,000 सेलर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। अभी टीडीएस तो मैंने डिडक्ट कर दिया, इसको पेमेंट कैसे करूं? तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आ जाते हैं कि या तो मेरे लास्ट ईयर का जो मैंने आईटीआर फाइल किया था उसमें मेरा बिजनेस इनकम था जो जिसमें टर्नओवर था 1 करोड़ के ऊपर, तो या तो मेरा लास्ट ईयर आईटीआर में एक बिजनेस इनकम था जिसमें बिजनेस इनकम का टर्नओवर था 1 करोड़ के ऊपर, या फिर मेरा प्रोफेशनल इनकम था। तो प्रोफेशनल मतलब सीए, डॉक्टर, सीएस, तो इनका प्रोफेशन में आता है। अगर मैं एक प्रोफेशनल था और लास्ट ईयर के मेरे आईटीआर में मेरा इनकम था 50 लाख के ऊपर, तो अगर मैं ये दोनों में से किसी एक में सेटिस्फाई करता हूँ तो मेरे को फॉर्म 26Q फाइल करना पड़ेगा। अभी फॉर्म 26Q फाइल करने से पहले मेरे को एक टैन नंबर लेना पड़ेगा जो कि टीडीएस फाइलिंग में यूज होता है, वो टैन नंबर होता है। तो टैन नंबर पहले मैं लूंगा, मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा, फिर अगर मैंने इस मंथ में समझे मैंने जुलाई में टीडीएस डिडक्ट किया है तो मेरे को उसका पेमेंट करना है 7th ऑफ अगस्त, मतलब जिस मंथ में मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा उसके अगले मंथ के 7 तक मेरे को वो टीडीएस डिपॉजिट कराना है गवर्नमेंट के पास। ये तो पेमेंट हो गया, तो मैंने टीडीएस डिडक्ट भी कर लिया, टीडीएस का पेमेंट भी कर दिया। जैसे हमने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया 20,000 का उस ट्रेड पे, अभी टीडीएस को मैं डिपॉजिट करूंगा तो उस पर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फॉर्म 26Q फाइल करूंगा या फिर फॉर्म 26Q ही फाइल करूंगा। अभी फॉर्म 26 कौन भरेगा और फॉर्म 26Q ही कौन भरेगा? तो इसमें अगर फॉर्म 26Q की हम बात करें तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपने जो लास्ट ईयर का आईटीआर फाइल किया था उसमें क्या आपने बिजनेस इनकम दिखाया था 1 करोड़ से ऊपर का, या फिर आपने प्रोफेशनल इनकम दिखाया था जो कि सीए, डॉक्टर, लॉयर होते हैं, उनका इनकम था 50 लाख से ऊपर लास्ट ईयर के आईटीआर में। अगर इन दोनों में से मैं कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता हूँ तो मेरे को फॉर्म 26Q फाइल करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता हूँ तो मैं फॉर्म 26QE फाइल करूंगा। तो पहले हम क्यू का प्रोसेस समझ लेते हैं और फिर QE का समझते हैं। तो अभी फॉर्म 26Q फाइल करने से पहले मेरे को टैन नंबर लेना पड़ेगा। जैसे हम आईटीआर के लिए पैन नंबर यूज करते हैं वैसे अगर टीडीएस फाइलिंग करना है तो उसके लिए टैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं टैन नंबर लूंगा, उसके बाद मेरे ट्रेड्स पे मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा। अभी मैंने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया 20,000 का, अभी इसका पेमेंट करना है। तो पेमेंट का डेट रहेगा कि अगर मैंने समझे जुलाई में टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसका मैं पेमेंट करूंगा अगस्त के 7 तक। तो यानी कि जिस भी मंथ में मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा उस मंथ उसके नेक्स्ट मंथ के 7 तक मेरे को टीडीएस डिपॉजिट कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। अभी ये पेमेंट का भी हो गया, अभी टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग होगा क्योंकि आपने पेमेंट तो कर दिया है। पेमेंट में कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं जाएगा, जैसे बायर का पैन, सेलर का पैन, ट्रांजैक्शन डिटेल, ये कुछ भी नहीं जाएगा पेमेंट में। वो सिर्फ एक चालान रहेगा कि मैंने जुलाई के मंथ में इतना टीडीएस डिडक्ट किया था, वो मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अभी क्योंकि गवर्नमेंट को डेटा चाहिए कि सेलर कौन है, बायर कौन है और ट्रांजैक्शन डिटेल क्या है, इसके लिए टीडीएस का फॉर्म लगेगा, वो है फॉर्म 26Q। उस फॉर्म की फाइलिंग होगी हर क्वार्टर के, एक क्वार्टर एंड होने के 15 दिन के बाद। मतलब अगर मैं क्वार्टर समझू कि अप्रैल, मई और जून हो गया तो उसका मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बाई 15th ऑफ जुलाई। तो जो भी मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है अप्रैल में, मई में और जून में, ये तीनों महीने का सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मेरे को 15th ऑफ जुलाई तक फॉर्म 26Q फाइल करके गवर्नमेंट के पास सबमिट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही फॉर्म 26Q का फाइलिंग होगा हर क्वार्टर के एंड के बाद और उसका पेमेंट होगा नेक्स्ट मंथ के 7 तक। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है फॉर्म 26Q, क्योंकि इसमें आपको टैन लेना पड़ेगा, हर महीने आपको पेमेंट करना पड़ेगा और फिर हर क्वार्टर में आपको जाके एक टीडीएस रिटर्न भी पे करना पड़ेगा, टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अभी इसमें एक मेजर इशू ये है कि P2P ट्रांजैक्शन तो आज मैंने कर दिया, आज मैंने P2P ट्रांजैक्शन किया। अभी जो मेरा सेलर है जिसका मैंने 20,000 का टीडीएस डिडक्ट किया है उसको वेट करना पड़ेगा क्वार्टर के एंड होने तक, क्योंकि जब तक मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा मैं उसे सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा कि 20,000 का टीडीएस मैंने आपके पैन पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी है कि बायर ने डिपॉजिट ही नहीं किया है।
तो यहाँ पर एक मेजर इशू ये आ जाता है फॉर्म 26Q में कि आपको वो सर्टिफिकेट के लिए ये क्वार्टर तक वेट करना पड़ेगा। ओके बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है टीडीएस फाइल करने का अगर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है तो। बट सोनू ये आप बता रहे हैं उनके बारे में जिनका इन्वेस्टमेंट बड़ा है या फिर जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है, एंड ऐसे लोग हम जानते हैं काफ़ी कम है। मुझे तो आप उनके बारे में बताएं जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हम और आप में से हैं, वो टीडीएस कैसे भरेगा और उनका नहीं कट रहा है। वो यूज़र जिन्होंने 15,000 10,000 20,000 की ट्रेडिंग की है महीने में, ऐसे ट्रेडर इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा हैं। सो इनको टीडीएस फाइल कैसे करना होगा, इनका टीडीएस ऑटोमेटिकली नहीं डिडक्ट हो रहा है, ये बता। तो जो भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके आ गया, उसका फॉर्म का नाम है फॉर्म 26QE। तो ये इवेंट बेस्ड फॉर्म है। अगर मैंने आज क्रिप्टो परचेज किया तो मैं आज जाके इस फॉर्म को फाइल कर दूंगा। तो इसमें ये प्रोसेस नहीं है कि जैसे हमने फॉर्म 26Q में देखा कि मंथली पेमेंट करो, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करो, ये पूरा प्रोसेस एलिमिनेट हो गया है। अभी वो पूरा एक ही फॉर्म में आ गया, फॉर्म 26QE। तो इसमें मैं डायरेक्टली बायर का पैन डालूंगा, सेलर का पैन डालूंगा, उनके पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे। फिर हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है, जैसे 10 लाख का क्रिप्टो आपने सेल किया और मैंने परचेज किया तो उसका डिटेल्स आ जाएगा। फिर मैं वहां पर ही डायरेक्टली टीडीएस का पेमेंट कर दूंगा और फिर फॉर्म फाइल हो जाएगा। अब ये जैसे ही फाइल होगा मेरे को उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो मैं सेलर को इमीडिएटली दे सकता हूँ। तो ये पूरा सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। यहाँ पर मेरे को टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सेलर को टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए इजीली फॉर्म वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज ये बता दूं कि अभी तक ये फॉर्म फाइलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। टीडीएस तो 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुका है, लेकिन अगर कोई भी इन्वेस्टर चाहे कि वो फॉर्म 26Q फाइल करे, लेकिन वो नहीं कर सकता है क्योंकि कोई भी इनकम टैक्स पोर्टल पे अभी तक ये फॉर्म लाइव नहीं हुआ है। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि कभी वो लाइव होगा और फिर उसके बाद ही उसमें से टीडीएस फाइलिंग हो सकता है। सो ये बड़ी दिक्कत है कि ये फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं है, लाइव नहीं हुआ है। सो जिन यूजर्स का टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं हो रहा है वो अभी टीडीएस फाइल नहीं कर सकते हैं। टीडीएस देना भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे आप समझे मतलब। सो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो यूजर्स यूज कर रहे हैं उनके लिए तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यही मेजर इशू है जो हमारे इंडियन कम्युनिटी में इट इज लाइक ये मेजर चैलेंज है कि जब भी हम इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कोई भी एक इन्वेस्टर ट्रेड करता है तो वहां पर दो मेजर चैलेंजेस है। तो पहला चैलेंज ये है कि मेरे को वहां पर आगे वाले का आइडेंटिटी पता नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज है, बहुत सारे कंट्रीज से लोग आके एक ही जगह पे ट्रेडिंग करते हैं। तो उस वजह से पहला चैलेंज ये है कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि आगे वाला इंडियन रेसिडेंट है। और समझे अगर मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया, मैंने टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया, अभी मेरे को टीडीएस फॉर्म फाइल करना है फॉर्म 26QE, लेकिन वो फॉर्म ही अवेलेबल नहीं है फाइलिंग करने के लिए। तो ये दूसरा चैलेंज हो जाता है कि मैंने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, फाइलिंग कैसे करूं। फाइन सोनू, टीडीएस की हमने बात कर ली, अब थोड़ा टैक्स पर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग हमने की है, कुछ प्रॉफिट भी हुआ है, अब उस पर टैक्स कैसे फाइल करें, क्या प्रोसेस है टैक्स भरने का। तो यहाँ पर यूजर्स को पहला स्टेप ये करना है कि आपने जो पिछले साल के जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, जैसे फाइलिंग होगा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, यानी कि जो भी मैंने ट्रांजैक्शन किए फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, इस पूरे साल में मैंने जो भी ट्रेडिंग की है उसका रिटर्न फाइल होगा बाय 31 जुलाई 2023। तो पहला स्टेप मेरे को ये करना है कि मेरे को पूरे साल का जो भी मेरा ट्रेड्स का डेटा है उसको एक कलेक्ट करना है। फिर उसमें से मैं डिटरमाइन करूंगा कि मेरा प्रॉफिट कितना बना है, क्योंकि लॉस तो मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता। तो जो भी मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उस पर मैं 30% का टैक्स लगा के उसका टैक्स अमाउंट आ जाएगा। अभी इस टैक्स अमाउंट पे दो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगेंगे। तो पहला होगा सरचार्ज। तो सरचार्ज एक क्रिप्टो इन्वेस्टर पे तभी लगेगा जब उसका टोटल इनकम, मतलब क्रिप्टो की इनकम नहीं, बाकी सारी उनकी जो भी इनकम है, कैपिटल गेन्स हो गया, सैलरी हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, तो ये सारे मिला के अगर 50 लाख से ऊपर जा रहे तो वहां पर आपको एक एडिशनल सरचार्ज भी लगता है जो कि 10% से 37% के बीच में है। तो एक तो वो लगेगा और उसके बाद आपको 4% का सेस देना होगा। जो भी आपका टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज होगा उस पर 4% का सेस भी लग जाएगा। तो आपने पहले चीज ये कि अपने ट्रेड्स का पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया, उसमें से आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को सिलेक्ट कर लिए, उस पर आपने 30% का टैक्स और सरचार्ज और सेस मिला के टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, तो अभी आप रिटर्न फाइल करोगे। तो जब आप रिटर्न फाइल करने जाओगे वहां पर आप आईटीआर फॉर्म अपना सेलेक्ट करोगे, वो होगा या तो आईटीआर 2, 3 और 4 जैसे अप्लीकेबल है आपके लिए। उसमें आप कैपिटल गेन्स के सेक्शन में जब जाओगे
वहां पर एक अलग से क्रिप्टो के लिए सेक्शन दिया गया है नाम से कि शेड्यूल VDA। तो ये उस शेड्यूल का नाम है, आपको ये शेड्यूल सेलेक्ट करना है, फिर उसके अंदर आप अपनी डेट वाइज सारी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री डालोगे। तो जिस दिन मैंने क्या ट्रेड किया है, क्या बाई किया है, क्या सेल किया है, ये पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उस शेड्यूल में जाएगा। और फिर वहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो जाएगा, अगर लॉस है तो वहां पर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। फिर इस प्रोसेस से आपका क्रिप्टो का पार्ट ITR में क्लियर हो जाता है। तो यहाँ तक के लिए आपका पूरा ITR का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर आप उसको अपने जो भी अदर इनकम है वो आप ऐड करके फिर फाइल कर सकते हैं। ओके सोनू, इसमें कंप्लीट ट्रांजैक्शन ही आएंगे ना? जो क्रिप्टो मैंने प्रॉफिट में बेचे हैं उन पर ही टैक्स देना है? मतलब जो यूजर्स का इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने अभी बेचा नहीं है उन पर तो टैक्स नहीं देना होगा ना? जो हमने सिर्फ बाई करके होल्ड कर रहे हैं वो नहीं आएगा। अगर मैंने कुछ बाई किया है और अभी सेल कर रहा हूँ, क्योंकि आपका टैक्स लगेगा जब भी आप सेल करोगे, तो सिर्फ होल्ड करने पे टैक्स नहीं है। तो जब भी मैं सेल करूंगा, वो सेल के साथ मेरे को बाई वैल्यू भी देना है कि मैंने कितने पे खरीदा था। तो पूरा एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन जाता है तभी। तो अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में दूं कि मैंने 1 अप्रैल को 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा था, अगर मैंने पूरे साल में उसको बेचा ही नहीं है तो मेरा शेड्यूल VDA में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने 1 अप्रैल को 100 रुपए का बिटकॉइन परचेज किया, 30 जून को मैंने उसको बेच दिया 250 रुपए में, तो अभी शेड्यूल VDA में मेरा डेट आएगा कि 30 जून, और फिर वहां पर मेरा सेल वैल्यू आएगा 250 रुपए, बाई वैल्यू आएगा 100 रुपए, और फिर मेरा गेन्स आएगा 150 रुपए। तो शेड्यूल VDA में ऐसे आपका ट्रांजैक्शन क्लासिफाई हो जाएगा। फाइन। सोनू, क्या इसमें कोई स्पेसिफिक स्लैब भी है? फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट क्रिप्टो में 20,000 है, 25,000 है, तभी आपको टैक्स देना है, या फिर हर प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना है, चाहे वो कितना भी हो? एंड यहाँ पर व्यूअर्स से बीच में मैं एक बात और ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को ना आप सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना जो भी आपके जानने वाले हो, ताकि उनको भी क्रिप्टो टैक्स की इंपॉर्टेंस जो है वो पता लगे। अगर मैं जनरल इनकम टैक्स की बात करूँ क्रिप्टो के अलावा, तो वहां पर एक कंडीशन ये है कि जब तक आपका इनकम 2.5 लाख क्रॉस नहीं करता है, आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक आप 2.5 लाख से ज्यादा आपका इनकम नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिप्टो में ये है कि उन्होंने उस स्लैब को हटा दिया है। क्रिप्टो पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। तो यानी कि अगर मैं 100 रुपए भी कमा रहा हूँ तो उस पर 30% से मेरे को 30 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अभी टैक्स देने के लिए मेरे को रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरा 100 रुपए का गेन है, तभी उस पर 30% का टैक्स कैलकुलेट होगा और फिर पेमेंट होगा। इस वजह से अगर मेरा छोटे से छोटा भी क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस है तो मेरे को रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, और रिटर्न में मैं अपना टैक्स डिक्लेयर करूंगा। और इसमें एक और चीज ये कि जो भी मेरे ट्रेड्स थे लास्ट ईयर में जिसमें TDS डिडक्ट हुआ था, वो TDS का क्रेडिट मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो बहुत सारे यूजर्स ये बोलते हैं कि मैंने ट्रेड तो बहुत किया था लास्ट ईयर और मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स तो ही नहीं, सारे लॉस मेकिंग ट्रेड्स है जिस पर TDS डिडक्ट हो गया है। तो इस चीज में क्या होगा कि जब आप रिटर्न फाइल करोगे, अगर आपका कोई भी टैक्स पेबल नहीं है तो आपका वो TDS का पूरा रिफंड आ जाएगा। सोनू, इस पर कुछ और क्लैरिफिकेशन मैं चाहूँगा आपसे व्यूअर्स के लिए। एक्चुअली सपोज 1,000 रुपये का इथेरियम मैंने खरीद लिया और उसको 500 के प्रॉफिट पे बेच दिया। कुछ बिटकॉइन मैंने खरीद लिया एंड उसको 300 के प्रॉफिट पे ऊपर बेच दिया, एंड मैंने बाद में कोई और टोकन लिया, खरीदा, एंड उसमें मुझे 1,000 रुपये का लॉस हो गया। सो ओवरऑल तो भाई मैं 200 रुपये के लॉस में आ गया। 800 का प्रॉफिट, 1,000 का लॉस, 200 का लॉस हो गया। बट मुझे यहाँ पर भी 800 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है बिटकॉइन और इथेरियम में, उस पर 30% टैक्स देना है ना? जो भी 800 रुपए का आपका गेन है उस पर 30% से टैक्स लग जाएगा, लेकिन जो आपने 1,000 रुपए का लॉस किया है वो आपका लॉस होगा। तो यही एक अग्रेसिव स्कीम है इंडिया में अभी टैक्सेशन के लिए, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स फेस कर रहे हैं कि हमने नेट में कुछ कमाई नहीं है, नेट में हमारा लॉस है, लेकिन फिर भी हमारा टैक्स पेबल आ रहा है। तो ये एक मेजर इशू है अभी के लिए टैक्स लॉस में। ओके, बड़े अच्छे से आपने पूरा प्रोसेस समझाया। अब आप ये भी बताएं सोनू कि जो लोग टैक्स नहीं भर रहे या नहीं भरेंगे या फिर TDS डिडक्ट नहीं कर रहे, अगर उनका ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो उस पर क्या पेनल्टी उन पर लग सकती है? एक बात ये भी आई थी कि 7 साल तक की सजा उनको हो सकती है। जब भी हम पेनल्टी और ये इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं कि अगर मैंने TDS पे नहीं किया है, अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया है, या फिर अगर मैंने क्रिप्टो की इनकम ITR में दिखाई नहीं है, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा सर, कि पहले हम TDS का समझ लेते हैं और फिर हम इनकम टैक्स पे आते हैं। तो ये एक चीज है कि जो TDS है वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट करे। अगर वो TDS डिडक्ट नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी लग सकती है 100% ऑफ द TDS अमाउंट। तो मतलब अगर मेरे को 1,000 रुपए का TDS डिडक्ट करना था और मैंने 1,000 रुपए का TDS डिडक्ट नहीं किया है, तो उस पर मेरे को और 1,000 रुपए का पेनल्टी भी लग सकता है। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज, अगर मेरे को TDS डिडक्ट करके पेमेंट करना था
मैंने डिडक्ट तो कर लिया, पेमेंट नहीं किया, तो उस पर भी मेरे को इंटरेस्ट और पेनल्टी लग सकता है। अभी एक मेजर अमेंडमेंट जो बजट 2023 में आया था कि अगर आप टीडीएस में कोई भी फेलियर करते हैं तो डिपार्टमेंट आप पर केस कर सकता है, जिससे आपको 3 मंथ से लेकर 7 इयर्स तक की जेल हो सकती है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा फाइन भी लग सकता है आप पे। तो टीडीएस के लिए बहुत ही एक रिगरस टैक्स रेजिम हो गया है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स अगर डिफॉल्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े अमाउंट्स में अगर डिफॉल्ट हो रहा है, या फिर रिपीटेटिव डिफॉल्ट से, जैसे एक एक अगर एक यूजर है जिसने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किए, तो उस केस में डिपार्टमेंट अगर चाहे तो उनके ऑप्शन पे आप पर वो केस भी कर सकता है कि आपने टीडीएस का डिफॉल्ट किया है। तो टीडीएस के लिए इन्वेस्टर्स को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि जब भी आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कुछ भी कर रहे हो तो आपके पास हमेशा वो रिस्क रहेगा कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किए है। वही अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस पे करोगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस ही आपके बिहाफ पे कर रहे हैं। अब आते हैं इनकम टैक्स के जो भी पेनल्टीज है उसके ऊपर। तो अगर मैं क्रिप्टो इन्वेस्टर हूँ और मैंने या तो मेरे रिटर्न में क्रिप्टो की इनकम दिखाई नहीं है, या फिर मैंने दिखाई है जो कि एक इनकरेक्ट अमाउंट पे दिखाई है, यानी कि अगर मेरा लॉस सेट ऑफ करके मैंने उसको आईटीआर में दिखाया, जो कि अलाउड नहीं है, मैं लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी करके दिखा दिया है। तो इस केस में क्या होगा कि डिपार्टमेंट आपको पहले नोटिस भेजेगा, नोटिस से वो आपके जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो कलेक्ट करेंगे, फिर वो अपने एंड पर कैलकुलेट करेंगे कि आपने सही से किया है या नहीं। अभी अगर वहां पर कोई गड़बड़ी आती है तो आप पर टैक्स तो लगेगा, जो भी उन्होंने कॉम्प्यूट किया उसके हिसाब से आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अलग से आप पर 50 से 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट एज पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो अगर एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं तो आपका टैक्स बनता था 100 रुपए का, अब उस 100 रुपए तो आपको देने पड़ेंगे, उसके अलावा आप पर 50 से 200% ऑफ 100 रुपए, मतलब 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का एडिशनल पेनल्टी भी लग सकता है। तो ये इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो आपका 30% जो भी आप डिफॉल्ट करोगे, तो कहीं ये ना हो जाए कि आप 90% का टैक्स एंड अप पे करने लायबल हो जाओगे, क्योंकि 30% तो बेसिक आप भरोगे और 200% ऑफ टैक्स अमाउंट जो पेनल्टी वो 60% हो जाता है। तो मतलब इफेक्टिवली आप 90% सिर्फ टैक्स ही भर दोगे अगर आप डिफॉल्ट करोगे। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सही से अपना जो भी कॉम्पिटिशन है वो करिए, राइटफुली डिक्लेयर कीजिए, ताकि आप पर कोई लायबिलिटी ना आए। एग्जैक्टली सोनू, टैक्स लॉ से सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर को कंप्लाई करना चाहिए, एल्स बड़ी पेनल्टी सजा भी यहाँ पे हो सकती है। ऑल्सो टैक्स कैसे भरना है इसको भी पूरी तरह समझना चाहिए। आपने इस पूरे प्रोसेस को ईजी बनाकर व्यूअर्स के लिए समझाया, उसके लिए थैंक्स। व्यूअर्स को मैं ये कहूँगा कि आप इस पूरे प्रोसेस को सही से समझें एंड डोंट ट्राई बाईपास लॉस। एंड अगर क्रिप्टो टैक्स या फिर टीडीएस से रिलेटेड आपके कोई और क्वेश्चन भी हो तो कमेंट सेक्शन में आप देखते रहना, फिर उनको भी क्लैरिफाई करेंगे अपनी वीडियो में। फिर से मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे उनको फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो के लिए जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आते रहेंगे उनके लिए आप देखते रहना अनकट।